हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं द वेस्टलैंड, जो कि लिखा गया था टी.एस. इलियट के द्वारा। इलियट कंप्लीटेड द पोएम व्हाइल रिकवरिंग फ्रॉम अ नर्वस ब्रेकडाउन। इलियट ने इस पोएम को कंप्लीट किया जब वो रिकवर कर रहे थे अपने नर्वस ब्रेकडाउन से। द वेस्टलैंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1922 इन क्राइटेरियन, अ मैगजीन एडिटेड बाय इलियट, देन अ फ्यू डेज लेटर इन द मैगजीन द डायल, एंड द लेटर दैट ईयर एज अ बुक। जो वेस्टलैंड है यह पहली बार पब्लिश हुआ 1922 में। एक मैगजीन था जिसे द टी.एस. इलियट एडिट करते थे, जिसका कि नाम था क्राइटेरियन। उसमें उसके कुछ दिनों के बाद यह पब्लिश हुआ दूसरी मैगजीन में, जिसका कि नाम था द डायल। और उसी साल के अंत तक यह पब्लिश हुआ एक किताब के रूप में। द 433 लाइन 5-part poem was dedicated to fellow poet Ezra Pound, who helped condense the original manuscript to nearly half its size. यह जो 433 लाइन का और 5 पार्ट का जो पोएम है, यह डेडिकेटेड है इजरा पाउंड को, जिन्होंने इसके साइज को लगभग हाफ कर दिया था, जो कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में था। Soon after its publication, the poem was subjected to exhaustive critical analysis and got a mixed reception. Some critics held it as a masterpiece that spoke for a generation of lost souls, while others denounced it for its elusiveness. जैसे ही यह पब्लिश हुआ तो इसके पब्लिश होने के कुछ ही दिनों में जो थे, इसके जो रिएक्शन जो थे वो मिक्स्ड थे। कुछ क्रिटिक्स जो थे, इन्होंने इसे मास्टरपीस कहा, जो कि बात कर रहा था जनरेशन ऑफ लॉस्ट सोल्स के बारे में, जबकि कुछ लोगों ने इसे नकार दिया इसके एल्यूसिवनेस के कारण। क्लिंथ ब्रूक्स डिस्क्राइब द वेस्टलैंड एज अ हाईली कंडेंस्ड epic of the modern age. F.R. Lewis said, a rich disorganization. Atkins said, an all-elusive compact. Chateaubriand said, Mona Lisa of English literature. It was one of the most influential work of the 20th century. यह 20वीं सदी का जो है एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वर्क था। सेंट्रल मैसेज, द सर्च फॉर मीनिंग एमिट्स द फ्रेगमेंटेड पोस्ट वॉर मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस पोएम का जो है वो सेंट्रल मैसेज है कि जो पोस्ट वॉर मॉडर्न वर्ल्ड है, जो कि फ्रेगमेंटेड हो गया है, उसमें मीनिंग की खोज करना। द वेस्टलैंड with its overreaching complexities, fragmented structure, and vast allusions is a masterpiece of the literary modernism, depicting the mood of its times, including the desolation and hopelessness of the modern human condition. जो वेस्टलैंड है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, फ्रेगमेंटेड है, और इसमें काफ़ी सारे एल्यूजन्स हैं। फिर भी ये जो है वो मास्टरपीस है, जो कि मॉडर्न एज के मूड को डिपिक्ट करता है, दिखाता है। इट मिरर्स द पोस्ट वॉर जनरेशन। द पोइट रिवील्स द डिसइल्यूजनमेंट काउज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यह पोस्ट वॉर जनरेशन को दिखाता है। पोइट यह रिवील करता है कि जो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले इल्यूजन में थे, उनका जो इल्यूजन जो है वो भंग हो चुका है। अब उनका जो इल्यूजन जो है वो ख़त्म हो चुका है। ही ऑल्सो शोज हिज डिससेटिस्फैक्शन विद द सो कॉल्ड साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ यूरोप। जो पोएट हैं वो अपना असंतोष व्यक्त करते हैं साइंटिफिक अचीवमेंट्स के प्रति, और जो यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुआ है उसके प्रति। इलियट हैज़ यूज्ड सेवरल डिवाइसेस इन द वेस्टलैंड टू लिंक द प्रेजेंट विद द पास्ट। जो इलियट है वो कुछ डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं ताकि वो प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ सकें। He has used various myths and legends with the help of allusions, symbols, quotations and phrases. उन्होंने कई सारे मिथ्स और लीजेंड्स का यूज किया है इस पोएम में। Eliot has used various ancient myths in the poem to reinforce the idea of regeneration through suffering and death. Eliot ने कई सारे प्राचीन मिथ्स का इस पोएम में जो है वो यूज किया है, जिसके थ्रू वो आइडिया ऑफ रीजनरेशन को रीइंफोर्स करना चाहते हैं, जो कि संभव होगा सफरिंग और डेथ के द्वारा। द पोएम इज नोटेबल फॉर इट्स अनयूजुअल स्टाइल विच फ्यूजेस डिफरेंट पोएटिक फॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। जो पोएम है वो नोटेबल है इसके अनयूजुअल स्टाइल के कारण, जिसमें कई सारे पोएटिक फॉर्म और ट्रेडिशंस जो हैं वो मिले हुए हैं। Eliot also alludes to numerous works of literature
इलियट ने इसमें कई सारे लिटरेचर के वर्क का भी रेफरेंस लिया है, इंक्लूडिंग द बाइबल, शेक्सपियर, सेंट अगस्टिन, हिंदू एंड बुद्धिस्ट sacred text, as well as French poetry, Wagnerian opera, and Arthurian legend surrounding the Holy Grail. But the poem is also stinkingly modern in its references to. पोएम जो है वो मॉडर्न भी है क्योंकि इसमें कई सारे मॉडर्न रेफरेंसेस हैं, जैसे कि जैज म्यूजिक, ग्रामोफोन्स, मोटर कार्स, टाइपिस्ट एंड टिन फूड्स. Eliot gives his impressions about the modern people through a protagonist of the poem named Tiresias. Eliot जो है वो प्रोटैगनिस्ट जो है इस पोएम का, जिसका कि नाम टेरेसियस है, उसकी मदद से मॉडर्न लोगों के जो प्रति जो इलियट का इम्प्रेशन है वो बताते हैं. He is a spectator of all the events occurring in the poem and a kind of all-knowing universal person who belongs to the past as well as the present. वह सारी इवेंट्स को देखते हैं जो कि घट रही है पोएम में, और वह एक ऑल नोइंग यूनिवर्सल पर्सन है जो कि सब कुछ देख सकते हैं और जानते हैं, पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ. एनालिसिस ऑफ द वेस्टलैंड. द वेस्टलैंड कैन बी viewed as a poem about brokenness and loss, and Eliot's numerous allusions to the First World War suggest that the war played a significant role in bringing about their social, psychological and emotional collapse. जो पोएम द वेस्टलैंड है, इसे ऐसा समझा जा सकता है कि यह एक पोएम है ब्रोकननेस और लॉस के बारे में, और जो इलियट के जो एल्यूजन्स हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के, वो यह बताते हैं कि युद्ध ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कोलैप्स में. Many of the characters who turn up in Eliot's poem, such as Lil, the mother of five whose unhappy marriage is discussed by her friend in the London pub, lead unfulfilling lives and their relationships are lacking in intimacy and deeper meanings. कई सारे कैरेक्टर जो हैं वो इलियट के पोएम में, इस पोएम में वो टर्न अप होते हैं, जैसे कि लिल जो कि है माँ है वो 5 बच्चों की, और उसका अनहैप्पी मैरिज डिस्कस किया जाता है उसके फ्रेंड के द्वारा एक लंदन पब में, और इससे पता चलता है कि जो उनका रिलेशनशिप है वो लैक करता है इंटीमेसी और डीपर मीनिंग. पीपल्स लाइव्स इन जनरल आर लैकिंग स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. सामान्यतः जो लोगों की ज़िंदगी है उसमें जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वो लैक करता है. द टाइपिस्ट इन द फायर सरमन इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. जो टाइपिस्ट है द फायर सरमन में, इसका वह अच्छा एग्जाम्पल है. Her job involves merely copying or repeating what others have said. उसका जॉब यही है कि वह कॉपी करे या रिपीट करे कि क्या दूसरे कहते हैं. And when she gets home from work, her food is processed and comes in tins. और वह जब अपने काम से अपने घर जाती है काम के बाद, तो उसका फूड जो है वो प्रोसेस्ड होकर डब्बे में बंद करके आता है. And even her sex life is mechanical and repetitive. और यहाँ तक कि उसका जो सेक्स लाइफ है वो भी मैकेनिकल और रेपिटेटिव है. द म्यूजिक सी लिसन्स टू व्हेन हर लवर हैज़ गोन इज़ प्लेड ऑन ग्रामोफोन. और वह जब म्यूजिक सुनती है जब उसका लवर चला जाता है तो वह प्ले होता है ग्रामोफोन में. इट्स अ वर्ल्ड अवे फ्रॉम द मैजिकल म्यूजिक फर्डिनांड हर्ड ऑन द इनचैंटेड आइसलैंड ऑन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट. यह मैजिकल म्यूजिक से दूर एक दूसरी दुनिया है, जैसे कि जो फर्डिनांड है वो सुनता है अपने एक इंचेंटेड आइलैंड में, जबकि शेक्सपियर्स के टेम्पेस्ट में. मॉडर्न लाइफ हैज़ लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ मैजिक एंड मीनिंग. ये आधुनिक युग में हम लोगों ने सब कुछ खो दिया है, मैजिक और मीनिंग. इलियट यूजेज द स्टोरी ऑफ द फिशर किंग एज अ फॉर्म ऑफ एलिगरी फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड. इलियट ने फिशर किंग की स्टोरी का यूज किया है एज अ एलिगरी मॉडर्न वर्ल्ड के लिए. द फिशर किंग हैज़ बीन वुंडेड इन द ग्रोइन एंड हिज वुंड हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड द किंगडम ओवर विच ही रूल्स. जो फिशर किंग था वो जख्मी हो गया था कमर में, और उसका यह जो जख्म था वो अफेक्ट करता है उसके किंगडम को जहाँ पे वो राज्य करता है, रूल करता है. द वंस फर्टाइल एंड एबंडेंट सॉइल हैज़ ceased to yield crops. The land has become a wasteland.
जो कि एक समय पे काफ़ी फर्टाइल सॉइल हुआ करती थी, वो अब बैरन हो चुकी है और वेस्टलैंड बन चुकी है। द क्योर फॉर दिस स्पिरिचुअल सिकनेस विच प्लेग्स द किंग एंड हिज लैंड इज द होली ग्रेल, बट ओनली दोज हु आर प्योर ऑफ हार्ट विल फाइंड द ग्रेल। जो सिकनेस हो गई है वो किंग को और उसकी लैंड को, उसका एक ही इलाज है, वो होली ग्रेल। लेकिन वही जिसके दिल में जो प्योर हार्ट वाला आदमी होगा, सिर्फ उसे ही मिलेगा होली ग्रेल। द पोएम्स रेफरेंसेस टू द बुद्धिस्ट फायर sermon suggest that before we will become worthy of salvation, we must first learn to curb our worldly desires and passions in order to attain spiritual enlightenment. पोएम में जो रेफरेंस है बुद्धिस्ट फायर सरमन का, वह यह सजेस्ट करता है कि इससे पहले कि हमें सल्वेशन मिले, हमें अपने वर्ल्डली डिजायर और पैसन को छोड़ना होगा ताकि हमें स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट मिले। The wasteland begins with a reference to a heap of broken images and ends with a collage of quotations taken from various poetic traditions as well as a snippet from the nursery rhyme London Bridge is falling down. जो वेस्टलैंड है वो शुरू होता है रेफरेंस से, जिसमें रेफरेंस है हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस का, और यह ख़त्म होता है एक कोलाज ऑफ कोटेशंस से जो कि लिए गए हैं बहुत सारे पोइटिक ट्रेडिशंस से। और लास्ट में इसका नर्सरी राइम का एक रेफरेंस भी आता है, लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन। आर्ट, लिटरेचर, ओरल एंड रिटन कल्चर, सिविलाइजेशन इटसेल्फ सीम टू बी अंडर थ्रेट। जो आर्ट, लिटरेचर, ओरल और रिटन कल्चर जो है, वो सिविलाइजेशन जो है खुद भी, सभ्यता खुद भी जो है, वो सभी ये सभी थ्रेट। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके की थीम्स। पहला है फ्रैगमेंटेशन एंड डीके, इनैक्टेड थ्रू द पोएम्स यूज ऑफ फ्री वर्स स्पेशली इन व्हाट द थंडर सेड। यह इनैक्ट होता है पोएम में जो यूज हुआ है फ्री वर्स, उसके माध्यम से, और जो स्पेशली आया है व्हाट द थंडर सेड सेक्शन में। इट्स रिफरेंस टू फ्रैगमेंट्स एंड ब्रोकन इमेजेस। इस पोएम में रेफरेंस लिया गया है फ्रैगमेंट्स का और ब्रोकन इमेजेस का। सेकंड थीम है सेक्स एंड रिलेशनशिप्स, सीन इन कन्वर्सेशन इन अ लंदन पब एट द एंड ऑफ अ गेम ऑफ चेस। यह देखा जा सकता है सेक्शन द गेम ऑफ चेस के एंड में एक सीन है जहाँ पे पब में दो लेडीज़, एक लंदन पब में दो लेडीज़ जो आपस में बात कर रहे हैं। द सेक्शन डिस्क्राइबिंग द टाइपिस्ट एंड यंग मैन कार्बनक्यूलर इन द फायर सरमन। द फायर सरमन जो सेक्शन है उसमें डिस्क्राइब किया गया है टाइपिस्ट के बारे में और यंग मैन कार्बनक्यूलर के बारे में। एंड द अर्ल ऑफ लेसेस्टर एंड क्वीन एलिजाबेथ वन एमंग अदर्स। और आगे इसी तरह बात है अर्ल ऑफ लेसेस्टर के बारे में और क्वीन एलिजाबेथ वन के बारे में। नेक्स्ट थीम है वार। सी द पोएम्स रेफरेंसेस टू एन आर्चड्यूक सजेस्टिंग आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड हुज assassination caused the outbreak of World War I। एक पोएम में रेफरेंस है आर्च ड्यूक का, जो कि सजेस्ट करता है आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड को, जिसके एसासिनेशन के कारण आउटब्रेक हो गया था वर्ल्ड वार वन, मतलब कि वर्ल्ड वार वन शुरू हुआ था। रैट्स, डेड मैन एंड देयर बोन्स, डीमॉब्ड सोल्जर्स एंड पॉसिबल सेल शॉक विक्टिम्स। रैट जो हैं वो डेड मैन हैं और उनके जो बोन्स हैं डीमॉब्ड सोल्जर्स हैं, और जो सेल शॉक विक्टिम्स हैं सोल्जर्स। द मैन इन द मिडिल सेक्शन ऑफ अ गेम इन चेस, ये सभी गेम ऑफ चेस के मिडिल सेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट थीम है बैरननेस। ही टॉक्ड अबाउट स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल बैरननेस। पोएट ने स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल बैरननेस के बारे में बात की है, जिसमें कि ओपनिंग लाइन में ही लाइन आता है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। नेक्स्ट थीम है रूटलेसनेस। वी लॉस्ट आवर रूट्स इन द कल्चर, फैमिली एंड वी आर नो मोर कनेक्टेड टू ईच अदर। हम लोगों ने अपना रूट खो दिया है कल्चर में, फैमिली में, और हम लोग आपस में जुड़े हुए भी नहीं हैं अब। मेनली इसमें हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन गैप है। पहला जो है वो मैन टू मैन कम्युनिकेशन गैप है, मतलब टॉकिंग टू हिमसेल्फ, खुद से बात करना, दैट इज ओवर सोल कन्वर्सेशन। सेकेंड है मैन टू सोसाइटी, जिसमें मानव का जो रिश्ता है समाज से, और थर्ड है मैन टू गॉड,
नेक्स्ट थीम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ। इवन इन लाइफ डेडनेस इज विजिबल एवरीवेयर। जीवन में भी हर जगह डेडनेस विजिबल है, दिखता है। लाइन आता है दैट क्रॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन हैज इट बिगन टू स्प्राउट। और है डेथ इटसेल्फ कैन बी द राइजिंग ऑफ न्यू लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि डेथ जो है वो ज़िंदगी का ख़त्म होना है, इसके बाद एक नई ज़िंदगी भी शुरू होती है।